जिसको ये आता है तो 12th तक तो बेटा बहुत इजीली निकल जाएगी। इससे एक प्रॉपर फिक्स क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। मैं बता दूंगी कौन सा क्वेश्चन आना है, किस तरीके का सवाल आना है। डिलीटेड टॉपिक को अब नहीं पढ़ना है। तो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में यही वो चैप्टर था जिससे टफ क्वेश्चन आए हैं इंटीग्रेशन के अंदर। अगर एक ही कॉन्सेप्ट पे 10 पार्ट है, 10 के 10 पार्ट सॉल्व करने, इतना तो करना ही पड़ेगा बेटा। कितने घंटे पढ़ना मुझे नहीं पता, पढ़ना है। मैं बिलीव करती हूँ टारगेट पे। तो ये जो फ्रेंड सर्कल है इस वक्त के लिए छोड़ दो। अगर सच्चा दोस्त होगा, अच्छा दोस्त होगा तो बुरा नहीं मानेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। इसी मोटिवेशन के साथ मैं दीक्षा शर्मा, आपकी मैथमेटिक्स टीचर, फिजिक्स वाले के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। बेटा आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, वो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की 3 महीने की स्ट्रैटेजी, जिसके लिए काफी डिमांड चल रही थी बेटा, है ना, कि अगले 3 महीने में ऐसी क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि 12th बोर्ड एग्जाम्स में हम 80 on 80 स्कोर कर सके। बेटा अगर आज भी कोई मुझसे पूछे कि मैम अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है और अभी तक हमें कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड्स आई थी, मैम वी आर गेटिंग कंफ्यूज कि कैसे पढ़े, 3 ही महीने बचे हैं। बेटा 3 ही महीने बचे, इसको ही नहीं लगाना है, 3 महीने बचे, इतना ध्यान देना है कि अब इन 3 महीनों को कैसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है, वो हमें वर्कआउट करना है कि 12th बोर्ड के एग्जाम में अगर आज से भी बेटा हम शुरू करेंगे इस स्ट्रैटेजी को, बेटा अगर आपने 3 महीने प्रॉपर्ली फॉलो कर लिया विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, इसको बस फॉलो करना है। अगर आपने कर लिया बेटा तो आपको 80 out of 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता, दैट्स माई प्रॉमिस। बट द थिंग इज दैट आपको लेकर आना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वो स्ट्रैटेजी। सबसे पहले हम सक्सेस की बात करें कि अगर हमें सक्सेस चाहिए बेटा, इस वक्त जिस सक्सेस की मैं बात कर रही हूँ, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रही हूँ। पहली बात तो 12th बोर्ड एग्जाम्स क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके मार्क्स का क्या मतलब होता है। इसके मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा। अगर आप फ्यूचर में अब्रॉड स्टडीज करने जाते हो या आपके रिज्यूमे में हर जगह जब भी आप किसी कैंपस प्लेसमेंट में बैठोगे 12th बोर्ड परसेंटेज का मिनिमम क्राइटेरिया रखते हैं। अब्रॉड स्टडीज करने जाओगे वहां भी आपके 12th बोर्ड के मार्क्स को बहुत ज्यादा वेटेज दी जाती है, तो ये बहुत जरूरी है। और बेटा 12th बोर्ड को हम सक्सेस की सीढ़ी बोलते हैं। जब हम 10th बोर्ड देते हैं ना तो सक्सेस की पहली सीढ़ी कही जाती है, क्लास 12th बोर्ड के एग्जाम्स को हम सक्सेस की दूसरी सीढ़ी कहते हैं। तो सक्सेस को पाना है तो बेटा उसके लिए सबसे पहले तो हमें उस सक्सेस को पाने के लिए वी मस्ट फर्स्ट बिलीव दैट वी कैन। सबसे पहले बेटा हमें ये ठानना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं। पहले तो अंदर से सारे के सारे डीमोटिवेशन को उठा के बाहर फेंक दो कि मैम ये नहीं हो रहा, अभी तो बहुत कम टाइम बचे है, अब हमारा क्या होगा। नहीं बेटा, पहले तो अंदर से ये जागृत कर लो, अपने आप को मोटिवेटेड कर लो कि आई कैन डू दैट, मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकती हूँ। अगर जब तक बेटा अगर हमने अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, अंदर हमारे वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप नहीं हुआ, अगर अंदर से हम वैसे पॉजिटिव नहीं हुए तो बेटा हम कुछ नहीं पा पाएंगे। लेकिन अगर हमने अपने आप से कह दिया, खुद से प्रॉमिस कर लो कि यस मैं ये करूंगा और मैं कर सकता हूं, अंदर से वो मोटिवेशन होनी चाहिए, तो बेटा आपको कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले तो आप बिलीव करो कि आप कर सकते हो। सेकेंड, किसी भी गोल को पाने के लिए बेटा सबसे पहले हमें टारगेट सेट करना होना चाहिए। और जिस टारगेट के लिए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैथ्स में कितना स्कोर करना है बेटा, 80 out of 80। भाई 22 इंटरनल होते हैं, है ना, तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं 80 out of 80 को कैसे स्कोर करें। तो पहले टारगेट तय कर लो कि 80 on 80 लेके आना है, दिस इज आवर टारगेट, राइट। ये बेटा है वो आपका 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स का पैटर्न। आपके बेटा क्लास 12th में मैथ्स के सिलेबस को टोटल 6 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। यूनिट्स कौन कौन सी है बेटा, रिलेशंस एंड फंक्शंस, देखते चलना सभी। सबसे पहले अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट कौन सी है बच्चा, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसका वेटेज 8 मार्क्स का है, राइट। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं वो भी हम ही देखने वाले हैं। नेक्स्ट आता है बेटा एल्जेब्रा। एल्जेब्रा का जो वेटेज है वो है 10 मार्क्स का। एल्जेब्रा का क्या वेटेज है बोर्ड एग्जाम्स में, 10 मार्क्स का। नेक्स्ट है कैलकुलस, बेटा इसका जो वेटेज है वो है 35 मार्क्स का। यू कैन सी दैट 80 में से 35 मार्क्स तो आपका ये लेके बैठी है विच इज कैलकुलस, एंड दिस इज द मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट वेटेज टॉपिक। और यही वो क्लास 12 का ग्रिप कहते हैं ना, ग्रिप, जिसको ये आता है तो 12 तक तो बेटा बहुत इजीली निकल जाएगी। इस पे कैसे करना है, इस मोस्ट वेटेज टॉपिक को कैसे स्टडी करना है वो भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बेटा आता है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिससे बेटा 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे।
14 नंबर का पेपर आता है वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल से। सबसे इजी टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग, इस पे बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इससे एक प्रॉपर फिक्स क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, मैं बता दूंगी कौन सा क्वेश्चन आना है, किस तरीके का सवाल आना है। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से बेटा 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो दिस इज द टोटल वेटेज वाइज, हमने चैप्टर भी हमने यूनिट वाइज देख लिया है, ठीक है। अब यूनिट वाइज की बात आगे करते हैं। सबसे पहले बेटा हमें पता है कि क्लास 12th में सीबीएसई में हमारे पास टोटल कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर हैं, ठीक है। 13 चैप्टर हैं बेटा, हफ्ते कितने बचे हैं? 12। अब मेरी पूरी बात सुनना, टोटल 13 चैप्टर हैं, 12 वीक्स बचे हैं, ठीक है। अब उसमें से जो एक चैप्टर है वो कौन सा है बेटा? हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। इसको तो बेटा चैप्टर ही कंसीडर मत करो, ये ऐसा है, अब इसको बाइकआउट कर दो फिलहाल के लिए। इस चैप्टर को तो आपको लास्ट मोमेंट पे 2 तरीके के सवाल देखने हैं, कौन से सवाल देखने हैं वो भी मैं बता दूंगी। तो इसमें तो वर्कआउट सोचो ही मत, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बचते हैं 12 हफ्ते, 12 चैप्टर। उन 12 हफ्तों में 12 चैप्टर्स को कैसे करना है वो वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो यूनिट थी बेटा वो थी मेरी रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसके अंदर मेरा बच्चा आपके ये 2 चैप्टर्स आते हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस, दिस इज योर चैप्टर नंबर 1। ये बेटा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, दिस इज योर सेकंड चैप्टर, ठीक है। इन दोनों चैप्टर से अभी हमने देखा 8 मार्क्स का सवाल आएगा, राइट। रिलेशंस एंड फंक्शन से बेटा 2 ही एक्सरसाइज मैटर करती हैं, बिकॉज डिलीटेड है, डिलीटेड टॉपिक को अब नहीं पढ़ना है। हमें अपना मेन सिलेबस पहले देखिए भाई, व्हाट इज द सिलेबस, सिलेबस के अंदर क्या है। इसके अंदर सिर्फ 2 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.4 तक तो डिलीट हो चुका है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज आती है, दैट इज 2.1। तो इनसे मोस्ट प्रोबेबली इससे आपका प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएगा, और इससे बेटा मोस्ट प्रोबेबली इक्विवेलेंस रिलेशन टाइप क्वेश्चन आना है। तो ये चीज हमें क्लियर है कि इसको और इसको कितना टाइम देना है। अब वो सुनो, टोटल 12 वीक है, आप बेटा इसको 1 वीक अलॉट करोगे पूरा। अब उस 1 वीक में क्या करोगे आई टेल यू, और इसको आप अलॉट करोगे पूरा 1 वीक, ठीक है। कंप्लीट 1 वीक अलॉट करना है। क्वेश्चन जरूर 8 नंबर का आता है, लेकिन क्वेश्चन घुमा के अच्छा क्वेश्चन आता है, कैसे करेंगे वो देखेंगे, अभी मैं आपको टाइम अलॉट कर रही हूँ। नेक्स्ट अलजेब्रा यूनिट में 2 चैप्टर्स आते हैं। कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं बेटा? मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिसेस से आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना है, और डिटरमिनेंट से बेटा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बेस्ड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना है। हमें बहुत क्लियर कट आइडिया है इससे इनवर्स बेस्ड क्वेश्चन आएगा और इससे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आना है, दैट फॉर श्योर, ठीक है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने ही आने हैं, ठीक है। मैंने खाली इस टॉपिक का नाम लिखा, आई एम नॉट सेइंग इसी से क्वेश्चन आएगा। इससे 8-10 नंबर का सवाल आना है, 10 मार्क्स का वेटेज है। आप इसको 1 वीक अलॉट करोगे, ये भी पूरा 1 वीक लेके जाएगा बेटा, और ये भी आपका पूरा 1 वीक लेके जाएगा, ठीक है। उस वीक में क्या करेंगे मैं बताऊंगी। नेक्स्ट आपका आता है कैलकुलस। भाई ये है सबसे बवालू, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। कैलकुलस का जो वेटेज है दैट इज ऑफ 35 मार्क्स बेटा, और इस 35 मार्क्स में ये आपके 5 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 5 से लेके 10 चैप्टर नंबर 9 तक, और ये है सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज वाइज। नाउ व्हाट टू डू, करना क्या है। इन 5 चैप्टर्स में बेटा सबसे पहला चैप्टर आता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस चैप्टर को आप कंप्लीट 1 वीक अलॉट करोगे, पूरा का पूरा 1 वीक अलॉट करोगे, ठीक है। इसके अंदर 2 टाइप के क्वेश्चंस, 2 एक्सरसाइजेस हैं। 5.1 मतलब एक्सरसाइज काफी है। पहली एक्सरसाइज है कॉन्टिन्यूटी बेस्ड एंड दूसरा है फिर डिफरेंशिएशन। वो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन क्योंकि हम क्लास 11th में करके आते हैं, तो ये चैप्टर थोड़ा कंफर्टेबली निकलता है। नेक्स्ट चैप्टर आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आप इसको भी बेटा कंप्लीट 1 वीक दोगे, कंप्लीट 1 वीक दोगे। इसमें से डिलीटेड टॉपिक नहीं पढ़ना है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स डिलीटेड है, आपका एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस डिलीटेड है, वो आप इसके अंदर नहीं पढ़ोगे। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपना जो रैशनलाइज सिलेबस है 12 सीबीएसई बोर्ड का, उस पे फोकस करना है, दैट्स इट, ठीक है। इसमें को भी आपको 1 वीक देना है, करेक्ट। इसमें 5 एक्सरसाइजेस हैं। उसके बाद इंटीग्रल्स। नाउ दिस इज द चैप्टर, दिस इज द चैप्टर जो कि सबसे टफ डिफिकल्ट बनेगा। यही वो आपका पूरे 12th सिलेबस में यही वो चैप्टर है जो सबसे ज्यादा बवाल करता है। एंड बेटा मैं बता दूं लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में यही वो चैप्टर था जिससे टफ क्वेश्चंस आए हैं इंटीग्रेशन के अंदर। ये वो टॉपिक था जिसके अंदर टफ क्वेश्चंस आए हैं। यानी कि इस चैप्टर को अगर आपने लीलेंट ले लिया कि क्या है, एक ही तो चैप्टर है ना, और बच्चे क्या सोचते हैं मैम 35 मार्क्स में से
कुछ इसमें से आएगा, कुछ इसमें से आएगा, कुछ इसमें से कर देंगे हम। इंटीग्रल्स हमको कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। नहीं बेटा, इंटीग्रल्स नहीं आया तो ये दोनों चैप्टर भी डूब गए। इंटीग्रल्स पे ही बेस्ड है ये दोनों चैप्टर, इसी का एप्लीकेशन वर्जन है। तो अगर इंटीग्रल्स नहीं आया तो बेटा हम इन दोनों चैप्टर्स में से भी स्कोर नहीं कर पाएंगे। अब आपको मैं आपको बता दूं क्या इंटीग्रल्स को आपको देना है 1 वीक प्लस 5 डेज, ठीक है। 1 वीक प्लस 5 डेज यानी कि 12 दिन देने हैं। कितने दिन देने हैं इसको? 12 डेज देने हैं टोटल, इसको 12 डेज देने हैं, ठीक है। अब 2 हफ्तों में 14 दिन होते हैं, तो बाकी 2 बचे दिन आप इसमें दोगे, यानी कि आपने बेटा इन दोनों को मिला के टोटल 2 वीक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। इन दोनों चैप्टर्स को आपने 2 वीक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ध्यान से देखना, मैं इसको 1 वीक नहीं बोल सकती, बिकॉज 1 वीक दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, इंटीग्रल्स नहीं पॉसिबल है। तो आपको बेटा 2 हफ्ते में ये 2 चैप्टर्स किस तरीके से कवर करने हैं? 12 दिन तो इंटीग्रल्स करना है, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल्स। आंखें बंद करके करो, बिना सोचे समझे करो, क्वेश्चंस करते जाओ। इंटीग्रेशन पे पूरा का पूरा फोकस 12 दिन, बिकॉज उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में 12 सीबीएसई बोर्ड में सिर्फ एक एक्सरसाइज आती है, विच इज एक्सरसाइज 8.1। एक एक्सरसाइज में 8 सवाल है वो 8 सवाल बहुत है। इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसमें करना हमें इंटीग्रेशन ही है, जो हमें ये चैप्टर सिखा के भेजेगा। कौन सा चैप्टर सिखा के भेजेगा बेटा? इंटीग्रल सिखा के भेजेगा। तो इसके लिए 2 दिन बहुत है। इस चैप्टर पे आप सिर्फ 2 दिन वर्कआउट करोगे, अदरवाइज 12 दिन आपको इंटीग्रल्स पे ध्यान देना है, बिकॉज अगर ये चैप्टर आ गया तो ये चैप्टर इस पे डिपेंडेंट चैप्टर ही है, ठीक है। अगला जो कैलकुलस का चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आपको पूरा 1 वीक अलॉट करना है बेटा। इसके अंदर से डिलीटेड टॉपिक जो है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम नहीं पढ़ेंगे, राइट। फॉर्मेशन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ना है, तो डिलीटेड टॉपिक को बहुत ध्यान देखते हुए वर्कआउट करना है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट आता है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल चैप्टर ज्योमेट्री। इसको टोटल मिला के इसका 14 मार्क्स का वेटेज है हमारा। कितना है बेटा? 14 मार्क्स का वेटेज है। इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है बेटा, ये स्कोरिंग चैप्टर है बेसिकली। अगर मैं 12th बोर्ड एग्जाम्स की बात करूं तो ये वो चैप्टर है जहां से हम इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो आपने इसको 1 वीक अलॉट किया, कंप्लीट 1 वीक अलॉट कर दिया, और इसको भी कंप्लीट 1 वीक अलॉट कर दिया, ठीक है। आपने दोनों को 1-1 हफ्ता अलॉट करना है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट लीनियर प्रोग्रामिंग, इसको तो मैं दिन ही अलॉट नहीं कर रही हूँ। जिस दिन मान लो तुम्हारा दिवाली वीक जो चल रहा है, या छुट्टी के दिन किसी दिन भी पकड़ के, ये चैप्टर मुश्किल से 2 घंटे या 3 घंटे मांगता है मेरे हिसाब से तो 1 घंटा बहुत है। आप 1 घंटा कभी भी निकाल लो, और इसको तो लास्ट मोमेंट पे करना, अभी करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें बेटा बेसिकली 2 ही चीजें हैं। एक क्वेश्चन हमें करना है बाउंडेड रीजन का, और एक क्वेश्चन करना है अनबाउंडेड रीजन का। बिकॉज आपको पता है इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज होगी सिलेबस में, सेकंड एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है। जो टफ होती थी विच इज एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस आते थे लीनियर प्रोग्रामिंग से, दैट इज कंप्लीटली डिलीटेड। तो हमें एक सवाल बाउंडेड रीजन का प्रैक्टिस करना है, एक सवाल अनबाउंडेड रीजन का प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। एक एक क्वेश्चन करना है, और इस चैप्टर से एक सवाल आएगा 5 नंबर का। ग्राफ बेस्ड चैप्टर है बेटा, इसमें ग्राफ बना के सोल्यूशन निकालना होता है, दैट्स इट। तो आपको एक एक क्वेश्चन दोनों का प्रैक्टिस कर लेना है। तो अभी इस चैप्टर में बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा लास्ट में, आप ट्राई कर लो आराम से बैठ के, जब पेपर है उस वक्त देख सकते हो, ठीक है। इस पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी, जिसका 8 मार्क्स का वेटेज है। इसमें से डेफिनेटली 5 मार्क का क्वेश्चन तो बेस थ्योरम से ही आ जाएगा। 5 नंबर का सवाल मोस्ट प्रोबेबली बेस थ्योरम या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से उठेगा, एंड मेन टॉपिक रहता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इससे 3 मार्क्स के क्वेश्चन के आने के चांसेस है। मैंने ये नहीं बोला इसी से आएगा, है ना, बट ये क्लास 12th में इनसे उठने वाले टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इन्हीं टॉपिक से उठने वाले क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम उठा के पकड़नी है, मेन वेटेज टॉपिक है पढ़ना, लेकिन अभी सब कुछ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको डेज वाइज बता दिए किस चैप्टर को कितने हफ्ते देने हैं। तो टोटल 12 वीक्स को मैंने डिवाइड किया है 12 चैप्टर्स में। वैसे तो मैंने हर चैप्टर को 1 वीक दिया है, लेकिन कैलकुलस के अंदर इंटीग्रल्स और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स मिला के 2 वीक है, जिसमें 12 दिन कौन ले रहा है? इंटीग्रल्स, एंड 2 दिन हम दे रहे हैं सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को, ठीक है। नाउ करना क्या है उस हफ्ते में, क्या करना है बेटा? मैं आपको बार बार हर टीचर जिससे भी आप पढ़ रहे होंगे, मैं आपको बता दूं सब कुछ एनसीईआरटी है सब कुछ एनसीईआरटी से आना है,
अब करना कैसे है, बहुत ध्यान से देखेंगे। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है, आप कभी भी करो, सीक्वेंस ये फॉलो होगा जो मैं बताने जा रही हूँ। अब इस सीक्वेंस को ध्यान से देख लो, इस सीक्वेंस को फॉलो करना है और किसी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना है। अब अगर आपको कोई बोले कि आर.डी. शर्मा उठा के प्रैक्टिस करो, नहीं करनी है, क्योंकि इतनी मोटी किताब है, सिर्फ मैथ्स नहीं है आपके पास, आपको बाकी सब्जेक्ट्स का भी ध्यान देना है, राइट। तो अब अगर कोई कह रहा है आर.डी. शर्मा करो, नहीं करनी है, अब कोई कह रहा है आर.एस. अग्रवाल करो, नहीं छूनी है। अगर अभी तक नहीं छुई है तो बिल्कुल भी नहीं छूनी है। अब किसको उठाना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी में सबसे पहले, अगर मान लो आपने आज मंडे है, 7 दिन डिवाइड करोगे, मंडे है, हर चैप्टर का यही सीक्वेंस रहेगा। सबसे पहले आप एनसीईआरटी उठा के, जो भी जिसने किसी न किसी टीचर से आप डेफिनेटली पढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं आपने चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा होगा, किसी से भी आप पढ़ रहे होंगे, तो उस चैप्टर के जो नोट्स हैं, उस चैप्टर में आने वाले सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे फॉर्मूलाज आपको पहले पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज फर्स्ट डे, जैसे आप किसी भी टीचर से पढ़ते हो तो वो टीचर जब भी आपको पढ़ाता है तो फॉर्मूले पे एक आध क्वेश्चन या उस टॉपिक पे एक आध क्वेश्चन डेफिनेटली कराता है। तो जो उसके क्लास नोट्स हैं, कुछ बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे किसी न किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो जो उस टीचर ने क्लास नोट्स लिखा रखे हैं, तो सबसे पहले आपको वो क्लास नोट्स उठाने हैं। उसके अंदर आने वाले सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लो। अब पढ़ना कैसे, उनको कैसे करना है, जो उस टीचर ने क्वेश्चंस कराया ना, उसको तो आप एक एक क्वेश्चंस करते जाओ। फिर उस चैप्टर के अंदर जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके नोट्स बनाने हैं बेटा। सबसे पहले दिन जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहले उस चैप्टर में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज, मैथ्स में बहुत थ्योरी नहीं होती है, बाकी सब्जेक्ट्स में थ्योरी रहती है, मैथ्स में थ्योरी नहीं रहती है। हर चैप्टर के कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं। तो फर्स्ट डे वो एक पेपर में आ जाएंगे एक पेपर में आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज आ जाएगा। उस पेपर को संभाल के रखना है। जिस दिन आपने फर्स्ट चैप्टर, जैसे हमने रिलेशन फंक्शन से शुरुआत करी, तो उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, सिमेट्रिक किसे कहते हैं, आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, सिमेट्रिक किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस, हमें पता है इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं, उसको लिख लिया। फिर नंबर ऑफ रिलेशंस का क्वेश्चन आ जाता है, फिर 1-1 कैसा किसे कहते हैं, ऑन टू किसे कहते हैं, लिख लिया एक पन्ने पे। इतना ही हमारे सिलेबस में है, ठीक है, एक पन्ने में लिखा, उस पेपर को स्टिक कर दिया। वो पेपर किस दिन काम आएगा, जिस दिन मैं पेपर, जब बोर्ड का पेपर होगा या प्री बोर्ड में देने जा रहा हूं, जिस दिन बोर्ड का पेपर है, एक दिन वो पन्ना हाथ में आपके होना चाहिए, चीटिंग करने के लिए नहीं, रिवीजन करने के लिए, ठीक है। उस पेपर को अपने पास हमेशा रखना है। ये चीज आपको हर चैप्टर में करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जो भी क्लास नोट्स हैं, जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं, तो उस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, फॉर्मूलाज, आपने एक चार्ट बना लिया। दिस इज द फर्स्ट टास्क। देन फिर आप करोगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज नहीं करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज पर भी नहीं जाना है। जैसे फर्स्ट चैप्टर के अंदर मान लो 20 से 25 एग्जाम्पल है टोटल, जितने एग्जाम्पल्स है उनको करना है। रीजन, क्योंकि उन्हीं एग्जाम्पल से 3 मार्क या 4 मार्क क्वेश्चन बनता है। ये बात ध्यान देना। जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हैं बेटा, ये मेरे एनालिसिस है, काफी टाइम से हम लोग पढ़ा रहे हैं कि जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स होते हैं, उन्हीं से 3 नंबर और 4 नंबर के सवाल बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं, उनमें से आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स करने से बेटा हमें समझ में आता है कि किसी क्वेश्चन को आंसर किस तरीके से देना है। कई बार मैथ्स में जो मार्क्स कटते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में जो भी मार्क्स रिडक्शन होता है, उसका एक ही रीजन ये होता है कि बच्चों को तरीका नहीं पता होता, उनको ये आइडिया ही नहीं रहता है कि हमें लिखना कैसे, स्टेप मार्किंग जो होती है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, आपको देखना कि किस तरीके से वो सॉल्यूशन उस एग्जाम्पल में दिया हुआ है, उसी हिसाब से लिखना है। वो आपको एक तरीका सिखाता है, राइटिंग स्किल सिखाता है। कौन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। तो उसको बाद आपको इस राइटिंग स्किल्स आपको सीखने को मिलेगी, किससे मिलेगी बेटा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करने से। अब आपने मान लो मंडे के दिन सारे फॉर्मूला चार्ट बना के रेडी कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लिए। ट्यूसडे आपने उठाया, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स निपटा दिए। 25 से 30 एग्जाम्पल है मान लो किसी चैप्टर में, आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स निपटा दिए। अब आया वेडनेसडे। वेडनेसडे ये आपने किस दिन किया है बेटा, मंडे को फॉर एग्जाम्पल। बेटा ये आपने किस दिन किया है, फॉर एग्जाम्पल ट्यूसडे। अभी डिपेंड करता है कितना बड़ा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर एग्जाम्पल ज्यादा लगेंगे, तो दिस इज योर टास्क। अब इस दिन आओगे, ये बेटा जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है,
अब आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे हो गए, एग्जाम्पल्स आपने कर लिए। एग्जाम्पल्स करने से दो फायदे हो गए, एक तो क्वेश्चन लिखने का तरीका पता चल गया, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझ में आ गया, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, और मोस्टली जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स होते हैं उसी पे बेस्ड एक्सरसाइज होती है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो हमें तरीका समझ में आ गया, सेम सेम क्वेश्चन मिलेंगे, डेटा चेंज हो गए। अब आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज करनी है। ये कितने दिन चलेगी? 3 दिन, वेडनेसडे, बेटा थर्सडे एंड फ्राइडे, 3 दिन करना है। हमें जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज करनी है वो 3 दिन करनी है, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। 3 दिन में बेटा हमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज निपटानी है उस चैप्टर की। लगे रहो, एक एक सवाल करना है। अगर एक ही कॉन्सेप्ट पे 10 पार्ट है, 10 के 10 पार्ट सॉल्व करने, इतना तो करना ही पड़ेगा बेटा। एनसीईआरटी को यू कैन नॉट इग्नोर। मैं नहीं कह रही कि आप आर डी शर्मा लगाओ, मैं नहीं कह रही कि आप RS अग्रवाल लगाओ, सिर्फ एनसीईआरटी लगाओ। एनसीईआरटी लगानी कैसी है कि जब आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज उठाओगे, एक एक सवाल करोगे, कोई भी एक भी पार्ट नहीं छूटना चाहिए। नॉट अ सिंगल पार्ट शुड बी स्किप्ड, एक एक पार्ट करना है। 3 दिन लगे रहो, लगे रहो, ये 3 दिन में निपटाना है। अब उसके बाद आपने जैसे एक चैप्टर रिलेशन फंक्शन था, ये सब निपटा दिया। सैटरडे को आप लोग क्या उठाओगे? सैटरडे को आप उस चैप्टर के आए हुए PYQs करोगे, सिर्फ उस चैप्टर के। मैंने अभी आपको सैंपल पेपर नहीं बोला, मैंने आपको क्या बोला कि जो रिलेशंस एंड फंक्शंस है उस चैप्टर से आए हुए PYQs आपको सॉल्व करने हैं। सैटरडे को आपको एक काम निपटाना है, सिर्फ उसी चैप्टर के। फॉर एग्जाम्पल इस चैप्टर से 50-60 PYQs आए, उठा के सॉल्व कर डाले, ठीक है। देख लेना भाई, जो सिलेबस में वही वाले PYQs करने। तो बस इसी चैप्टर के PYQs निपटा दिया आपने। किस दिन निपटा दिए? सैटरडे को निपटा दिए, ठीक है। अब आया संडे, मैंने आपको इसके अंदर क्या लिखा है? नॉट कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बिकॉज आई नो नाउ ये इतना टाइम नहीं है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोले हैं बेटा। अगर आपने अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखी हो तो उसके अंदर हर कैटेगरी का क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव। तो बस मैं आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की डिमांड कर रही हूं। आई थिंक दैट इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में 18 क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 18 क्वेश्चंस आते हैं बेटा। तो हमें यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं ऑन संडे। ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। मंडे को आपने सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज बना लिए, लिस्ट उस पेपर को स्टिक करके रख लिया, वो पेपर संभाल के रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने ट्यूसडे को सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स निपटाए। वेडनेसडे को आपने वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे यू हैव टू कंप्लीट एनी हाउ उस एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लेने। फिर आया सैटरडे, उसी चैप्टर के PYQs निपटा लो, उसी चैप्टर के। एंड संडे को आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करोगे, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव। हर चैप्टर में मुश्किल से 30 से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। एक दिन में 35 मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निपटाए जा सकते हैं, विच इज 1 मार्क क्वेश्चन। ये करना ही करना है। ये सीक्वेंस आपको हर चैप्टर में फॉलो करना है, इन एवरी चैप्टर। यही सीक्वेंस रिलेशंस फंक्शंस में, यही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, हर चैप्टर में यही सीक्वेंस फॉलो होगा, ठीक है। जब हमारा ये सारा काम निपट जाएगा, जब हम हर चैप्टर का ये काम निपटा लेंगे, हो सकता है बेटा हर किसी बच्चे की अलग अलग कैपेसिटी होती है, वो एक वीक में 2 चैप्टर कर दे, क्या पता। अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो ये मैंने आपको आइडियल टाइम टेबल बनाया। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा भी है तो वो मान लो एक हफ्ते में 2 चीजें निपटा दे, एक्सरसाइज फटाफट एक ही दिन में। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि हम कॉन्सेप्ट फॉर्मूला के साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज निपटा दो। तो जो बच्चे, अब उसके बाद आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। क्या सॉल्व करने? जब आपके पूरे के पूरे 13 चैप्टर हो जाएंगे, उसके बाद बेटा आपको सैंपल पेपर्स उठा के सॉल्व करना शुरू करना है। जैसे ही 13 चैप्टर फिनिश होंगे उसके बाद। रीजन, क्योंकि सैंपल पेपर में हमें सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस दिखाई देंगे, करेक्ट। जब मैं PYQs कर रही हूं तो मुझे बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आता है इसका आइडिया लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम बोर्ड के क्वेश्चन से बहुत दूर है, नहीं, वी आर इन टच, बट टॉपिक वाइज हम टच में थे। अभी तक हम किस टच में थे? टॉपिक वाइज टच में थे। जब हमारे 13 चैप्टर्स का ये फिनिशिंग स्किल खत्म हो गई, सब कुछ फिनिश हो गया, उसके बाद हम सैंपल पेपर उठाएंगे। सैंपल पेपर की जो भी प्रैक्टिस करनी है बेटा वो टाइम बाउंडेड करनी है, आराम से बैठ के सॉल्व नहीं करना है। वो जो प्रैक्टिस होगी वो टाइम बाउंडेड होगी, ठीक है।
टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करनी है, हर वीक में एक सैंपल पेपर निपटाते चलना है। अगर आपके पास टाइम बचता है, अगर आपको लगता है कि यू आर कॉन्फिडेंट, नहीं आपको तो आता है, तो आप प्रैक्टिस करिए। सैंपल पेपर की प्रैक्टिस टाइम बाउंडेड होगी, आराम से बैठ के नहीं करना है कि अभी हमारे पास 2 घंटे, हम 2 घंटे बैठ के कर लें। नहीं, आपको जो सफिशिएंट टाइम है, जितना टाइम मिलता है, टाइमर सेट करिए, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। समझ में आ गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये प्रैक्टिस टाइम बाउंडेड होगी। आपको जनरल रूल्स हैं, विच इज फर्स्ट रूल, हर आपको मॉर्निंग में टारगेट सेट करना है। आप सुबह उठोगे, सुबह आप एक डायरी पेन लेके बैठो बेटा, मॉर्निंग में मैं बोल रही हूँ, ये टारगेट सेट कर लो कि भाई आज का मेरा मैथ्स का टारगेट है कि रिलेशन फंक्शन के एनसीईआरटी एग्जांपल्स निपटाने हैं, केमिस्ट्री का ये टारगेट है या फिजिक्स का ये टारगेट है, बिकॉज डेली आपको सभी सब्जेक्ट्स में थोड़ा बहुत ध्यान देना होता है। तो आप मॉर्निंग में उठ के टारगेट सेट करिए और एनी हाउ वो टारगेट इवनिंग के एंड तक हो जाना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछेगा भाई कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मुझे नहीं पता भाई, कितने घंटे पढ़ना मुझे नहीं पता, पढ़ना है, मैं बिलीव करती हूँ टारगेट पे, ना कि कितने घंटे हमें पढ़ना है। आई बिलीव इन टारगेट। तो मॉर्निंग में आप वो टारगेट डिसाइड करोगे। मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया है किस दिन क्या हो जाना चाहिए। दिस इज द मिनिमम टारगेट जो मैंने आपको बताया। अगर अब ये नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, ये हमें करना ही करना है। तो मॉर्निंग में बेटा आप एक टारगेट डिसाइड करोगे, उस टारगेट को फॉलो करके आपको सोना है, दैट्स इट। खाओ पियो, जैसे आपके लिए खाना खाना जरूरी होता है ना, जैसे सांस लेना जरूरी होता है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट वो टारगेट होना चाहिए। रिश्तेदार आ रहा है, कोई त्योहार है, भाड़ में जाए, अब मेरा फोकस है कि जो मॉर्निंग में टारगेट उठाया है वो कंप्लीट किए बिना आई रियली डोंट केयर, मुझे सोना नहीं, वो दिन आपका खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब वो वक्त नहीं बचा कि हम चिल होके घूम ले और टारगेट किए बिना सो जाए। नहीं, जितना जरूरी खाना पीना उतना जरूरी टारगेट होना चाहिए, या अंदर से होना चाहिए बेटा, मेरे कहने पे नहीं, आपके अंदर खुद होना चाहिए। तो मॉर्निंग में उठ के टारगेट सेट करो, वो टारगेट इवनिंग एंड तक हो जाना चाहिए। ठीक है, दैट अ मॉर्निंग टारगेट। उसके बाद एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है, कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना। आप जहां से भी पढ़ रहे हो हर लेक्चर अटेंड करोगे। टेस्ट में तैयारी है या नहीं है डजंट मैटर, लेकिन आपको टेस्ट देना ही है। कितने भी मार्क्स आए, नो डोंट वरी, टेस्ट देने से आपको एक आइडिया लगेगा कि बेटा हमें जो प्रेशर होता है ना एग्जाम देते वक्त, किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, क्या गलतियां हमसे हो रही है, वो सारी की सारी एनालिसिस हमें टेस्ट देने से पता लगती है। वो टाइम का प्रेशर, वो कॉम्पिटिटिव प्रेशर, वो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट हमें टेस्ट के थ्रू पता चलेगा। इसलिए टेस्ट जरूर देना है, तैयारी है या नहीं। उसके बाद आपको प्रॉपर फॉर्मूला चार्ट बनाना है, जो पहले दिन आप बनाओगे उसमें से हाईलाइट करने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसी क्वेश्चंस को हाईलाइट करते चलो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके बाद मेक द प्रॉपर नोट्स एंड चेक देम बाय योर रेफरेंस फैकल्टी, जिनसे भी आपका ऑफलाइन इंटरेक्शन होता है, बिकॉज जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एनसीईआरटी के या किसी भी बुक से, आप उसको अपने सब्जेक्ट टीचर से जरूर चेक कराइए। क्या सर मेरे लिखने का तरीका सही है कि नहीं, क्या मैं प्रॉपर इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखूंगा तो मुझे नंबर मिलेंगे कि नहीं, इसमें कोई कमी तो नहीं है सर। ये जिनसे भी आप ऑफलाइन टीचर जिनसे भी टच में हैं बेटा, अपने स्कूल टीचर्स हो, किसी भी टीचर से, प्लीज उनसे अपनी कॉपी एक आध बार चेक कराइए कि सर जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं क्या ये प्रेजेंटेशन सही है, इसमें कोई मार्क्स कटने के चांसेस तो नहीं है। तो ये चीज जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नोट्स तो बनाते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन मार्क्स नहीं आते। इसमें से वन ऑफ द मेजर रीजन यही होता है कि शायद हमारा प्रेजेंटेशन सही नहीं है। तो इस चीज का जरूर ध्यान देना है कि जो भी आपके रेफरेंस फैकल्टी उनसे अपने नोट्स चेक जरूर कराइए। आगे बढ़ते हैं। अवॉइड ऑल द डिस्ट्रैक्शंस लाइक सोशल वेबसाइट, फ्रेंड सर्कल, सोशल गैदरिंग एंड ऑल, जो भी आपके अवॉइड कर दीजिए बेटा, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस भेज दीजिए। क्योंकि जो दोस्त अभी आपके पास घूम रहे हैं ना, जब आपका रिजल्ट में कम नंबर आएंगे ना, आपको पूछेंगे भी नहीं बेटा, आपको पहचानने से मना कर देंगे। तो ये जो फ्रेंड सर्कल है इस वक्त के लिए छोड़ दो। अगर सच्चा दोस्त होगा, अच्छा दोस्त होगा तो बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, अपना पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड एग्जाम पे लगा दो कि दिस इज माय टारगेट और उसको मुझे अचीव करना है। वो 80 में से 80 का टारगेट मुझे दिखाई देना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं करनी है बेटा, ये बात का ध्यान रख लो। तो टारगेट देख के चलो। अगर उस टारगेट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए त्योहार आ रहा है, इग्नोर इट, फ्रेंड की पार्टी इग्नोर इट, शादी वादी सब छोड़ दो, पूरा टारगेट 12th बोर्ड पे। बिकॉज अगर आज आप शादी में नहीं जाओगे ना या किसी फ्रेंड की पार्टी में नहीं जाओगे, एक दिन बुरा मानेगा, 2 दिन बुरा मानेगा, ठीक है, लेकिन ये मार्क्स अगर बेटा 12th बोर्ड के एक बार मार्क्स कम आ गए ना, तो ये जिंदगी भर के लिए धब्बा बन जाता है आपके रिज्यूमे में, है ना, आपके सीवी में बहुत बड़ा धब्बा बनता है कि इतने परसेंटेज मार्क्स थे। कई कंपनीज आपको प्लेसमेंट में बैठने भी नहीं देंगी।
कई अच्छे अच्छे कॉलेजेस आपको एडमिशंस नहीं देंगे, तो बहुत जरूरी है इस पे ध्यान देना, ठीक है। एक बार सक्सेसफुल बन गए ना, अच्छे कॉलेज में पहुंच गए, 50 दोस्त बनेंगे, 50 पीछे पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, अभी सारे डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ दो। नेक्स्ट, फॉलो एंड ट्रस्ट योर टीचर्स एंड पेरेंट्स प्रॉपरली। प्लीज अपने पेरेंट्स पे टच में रहो, उनसे डेली डिस्कस करो। प्रेशराइज नहीं होना है। जो आपने टास्क किया है सुबह से शाम, आप बताओ अपने मम्मी पापा जिनसे भी आप फैमिली में टच में रहते हो कि मैंने मॉर्निंग में टारगेट डिसाइड किया, एंड तक मैं करके सो रहा हूं। उनसे डेली डिस्कस करिए ताकि प्रेशराइज फील ना हो, है ना बेटा। हमें शेयर करनी है अपनी चीजें। पॉजिटिव कंपटीशन बनाना है, उसको प्रेशर में नहीं लेना, उसको डिप्रेशन का फॉर्म मत बना देना बेटा। बिकॉज मैं टास्क बहुत बड़े नहीं दे रही हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी सोल्व करने को कह रही हूँ ना। मैं आर डी शर्मा कह रही हूँ, ना आर एस अग्रवाल कर रही हूँ, ना केसी सिन्हा वगैरह कोई बुक की बात नहीं करी। मैं तो सिर्फ एक ही बात कर रही हूँ, इसी पे काम करना है, ठीक है। ओके, तो बेटा एक चीज देख लेना, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बात ध्यान रखना बेटा। अब नहीं किया तो कभी नहीं होगा, तो इस चीज को ध्यान रख लो। आप जो करना है आज करना है और अब करना है, ठीक है। इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू। इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। अगर बेटा आप नहीं चाहोगे पढ़ना या लिखना तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि मैं ये करके रहूंगा या करके रहूंगी, तो कोई माइकल नहीं जो आपको रोक के दिखाए। ये बात ध्यान रखना। तो लगे रहो उस टास्क को, जो टारगेट बनाया है मॉर्निंग के अंदर, एंड तक फिनिश करके सोना है। कसम खा लो कि वो टारगेट किए बिना मुझे सोना नहीं है या शाम का डिनर नहीं करना है जब तक वो टारगेट ना हो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। ओके बच्चों, सो आई होप दिस सेशन विल हेल्प यू। उस फ्लो चार्ट को, एनसीईआरटी वाले फ्लो चार्ट को प्रॉपरली प्लीज माइंड सेट करके रखो और खूब अच्छे से पढ़ो बेटा, ठीक है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप सभी स्टूडेंट्स मैथ्स में 80 ऑन 80 टारगेट जो स्कोर करके चल रहे हैं वो लेकर आएंगे। इस सेशन को मैं एंड करती हूं, ठीक है, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप सभी बच्चे फुल मार्क्स लेके आओ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।